एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। क्या आप सभी लोग भी दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर आपकी भी सिंसियरिटी लेवल अभी बढ़ गया है। आप पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हैं और एक ऑप्शन तलाश कर रहे हैं एज अ बिगिनर, आप यूजीसी नेट एग्जाम को कंसिडर कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूटिलिटी वाला होने वाला है। मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा के ऊपर इसी तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ साथ पूरी की पूरी टीम के साथ आती हूं, सो दैट आप सभी लोगों की इस जर्नी को, इस प्रिपरेशन को और प्रीमियम और ज्यादा आसान बनाया जा सके। आज का ये जो वीडियो है मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट करना चाहती हूं जो इन 3 कैटेगरीज के अंदर बिलोंग करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स या न्यू एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी 4 ईयर डिग्री भी अभी अलाउ हो गई है, तो आप सब बच्चों के लिए कैसे पेपर 1 को आपको देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जिन बच्चों ने अभी इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की एक बार ऊपर से प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने शायद फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम ऊपर से इस पेपर को दिया है इन ऑर्डर टू एनालाइज कि किस तरीके का एग्जाम होता है, क्या इस नेचर है इस एग्जाम का, ये सारी चीजें। और फिर मैं उन बच्चों के लिए आई हूं जो है रिपीटर्स, जिन्होंने अच्छे से तैयारी करी, पेपर भी अच्छे से दिया, पर या तो वो ये नेट के लूप में फंस गए कि बार बार नेट हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, या फिर उन सभी बच्चों का अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो इन तीनों ही बच्चों के लिए आज का ये वीडियो लेके आई हूं डेडिकेटेडली पेपर 1 में किस तरीके से आप बहुत आसानी से 80 नंबर लेके आ सकते हो। क्या फायदा होगा 80 नंबर लेके आने से, इस वीडियो के अंत में आप लोगों को जरूर पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा, प्रीमियम प्रिपरेशन के साथ में आप सभी लोगों के लिए लेके आते हैं जेआरएफ अड्डा पे डेली रूटीन के अंदर क्लासेस। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपको इस प्रीमियम प्रिपरेशन में हमारे साथ आना है, तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आया है। और ये जेआरएफ अड्डा प्रीमियम में आप सभी लोगों को बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बट स्पेशली आप सभी लोगों के लिए, जैसे आप जानते हो ना कि जो यहाँ पर अपन करते हैं वो बिल्कुल यूनिक करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे जेन्युइनली बच्चे को लगे कि यस, आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक एंड आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। भेड़ चाल का हिस्सा नहीं करना है। तो आप सभी लोगों के लिए स्टडी प्लानर, यानी कि आपको कब कौन सी चीज रिवाइज करनी है, कितनी रिवाइज करनी है और कैसे रिवाइज करनी है, उसका पूरा प्लान लेके आते हैं 6 महीने का। फिर आप लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड जो भी पूरी की पूरी आप लोगों का सिनेरियो होता है, उसका काउंसलिंग होती है हर 14 दिन में। और आप लोगों के लिए जो पीएचडी आपका इंटरव्यू होगा, अगर आपका प्रपोजल बन गया है और आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो, तो क्योंकि मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत सारे अपने पुराने जितने भी बच्चे रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अभी रिसर्च स्कॉलरशिप ले ली है और वो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं, उन सबका जो भी एक्सपीरियंस है और हमारे टीचर्स का जो भी एक्सपीरियंस है, उस सबके साथ कैसे आपको अपने पीएचडी इंटरव्यू को हैंडल करना चाहिए, उसकी भी काउंसलिंग नया फीचर है जो आप लोगों के लिए इसमें ऐड किया है। इसके साथ साथ आप सभी लोग जानते हो कि ये सारी चीजें तो आप लोगों को हमेशा से मिलती आई है। आप लोगों के लिए पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस है, साथ ही साथ पूरा का पूरा क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको, यानी कि पूरा फाउंडेशन लाइव बैच है पेपर 1 और पेपर 2 का। ये जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद में जो रिवीजन होगा वो भी आप लोगों को दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 की हैंडबुक आपको मिलती है, टेस्ट सीरीज आपको दोनों की मिलती है, डेली टॉपिक वाइज आपको क्विज मिलते हैं, हर टॉपिक के नीचे उसका क्विज होता है, और साथ ही साथ पर्सनल सपोर्ट तो आपको मिलता ही है। यानी कि सभी के सभी एजुकेटर्स मिलके कोशिश करते हैं कि आपकी तैयारी को ना सिर्फ प्रीमियम बना सके, इस जर्नी को इंजॉयबल बनाया जा सके और आप लोगों को मजा आ सके इस जर्नी के अंदर। तो आप सभी लोगों के लिए कैसे जॉब पानी है वो चीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस प्रीमियम में। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर 100 बैच अपन इस वक्त लेके चल रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप सभी लोगों के लिए जो मैं लेके आई हूं कि किस तरीके से इस जर्नी को हम प्रीमियम बनाते हैं, या क्या मेरा रिसर्च वर्क होता है बिफोर स्टार्टिंग एनी कोर्स और बिफोर गिविंग एनी क्लास। आप सभी लोगों के लिए जो मैं एनालिसिस करके आती हूँ वही एनालिसिस आप लोगों को बोल रही हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होता है, तो मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के दिमाग में सेट होनी चाहिए। पेपर का क्या पैटर्न है, देन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है कि पिछले सालों में और अभी रीसेंट सालों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस आया है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किस लेवल का कंपटीशन है या किन लोगों के साथ में आपका कंपटीशन है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, तो आपको अच्छे से समझना होगा कि आपकी जो जर्नी है ये 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक आपका पेपर 1 में और एक आपका पेपर 2 में। मैं बिल्कुल बिगिनर के तौर पर समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर मैं फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को देखूंगी तो मुझे क्या चीजें करनी चाहिए, एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड।
तो अगर मैं बात करूं तो इन सब चीजों पर मैं आऊं, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को सिखाना चाहती हूं कि हमारे पास में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर आप सभी लोगों का क्या टारगेट मार्क्स है। अगर आपको नेट करना है, आपको जेआरएफ करना है, और अब क्योंकि एक नई कैटेगरी भी आपकी ऐड हो गई है, अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस करना है तो आपके लिए क्या क्या टारगेट मार्क्स होगा ये आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आप सब जानते हो कि टोटल पेपर आपका 300 नंबर का होता है। 3 घंटे के अंदर 150 सवाल आते हैं जिसके 300 नंबर बनते हैं। ये 300 नंबर में से 100 नंबर पेपर 1 ले जाता है और 200 नंबर ले जाता है आपका पेपर 2। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट होगा, जो आपने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है वैसे ही आपका भी कोई ना कोई होगा। और पेपर 1 जिसके अंदर 10 यूनिट आती है, 10 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल है, ये सभी के लिए कॉमन है, पर सबके लिए कॉमन पेपर नहीं आता है क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अगर ऑफलाइन पेपर हुआ, जैसे कि 2024 में एक बार ट्राई किया गया, 18 जून वाला पेपर आपको पता ही होगा, तो 18 जून 2024 में इस पेपर को ऑफलाइन करवाया गया। काफी लंबे समय के बाद 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ और उसके बाद में हो गया घोटाला, पेपर कैंसिल हो गया, फिर से सीबीटी हुआ। यानी कि मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि पेपर 1 के टॉपिक्स कॉमन है पर पेपर कॉमन नहीं आता है, ऑब्वियसली सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड के अंदर। तो आपका कितना टारगेट मार्क्स है ये आपको समझ में आना चाहिए। यूनिट वाइज क्या क्लासिफिकेशन है ये आपको करना है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किस तरीके से मैं पैटर्न कंपैरिजन करके आपको बताऊंगी कि सालों में क्या चेंज हुआ है, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो कॉलम्स मैंने भरे हैं, ये कैसे भरे हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। अब एक एक करके डिकोड करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करो तो 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिसके अंदर मैं आपको बता सकती हूँ कि इस एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस इतना क्यों बढ़ा है और ये एग्जामिनेशन दिनों दिन क्यों ग्रो करता जा रहा है। सबसे पहले तो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, एकेडमिक एग्जामिनेशन है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको समझाया था व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक एग्जामिनेशन। सो दिस एग्जामिनेशन इज डेफिनेटली एन एकेडमिक एग्जामिनेशन जिसमें 5 साल में आपने क्या पढ़ा है, इनफैक्ट मैं कहूँ 7 साल में 11वीं से लेकर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी पढ़ा है वो सब आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तब भी आपको उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ना होगा, उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ना होगा, और इस बार पढ़ना होगा कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ में। से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का एक टॉपिक होता था, जैसे कि आप लोग अगर कंप्यूटर साइंस कभी पढ़े थे तो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था। तो नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, इस तरीके के टॉपिक्स आते थे। अब अगर मैं बात करूं तो सिनेरियो चेंज हो गया है और इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के बनने लगे हैं कि आपको हेक्साडेसिमल बेस का एडिशन आ गया है। अब आप सभी लोगों के लिए जो है वो क्वेश्चंस आ गया है किसी भी बेस 7 से बेस 5 में करना, बेस 5 से बेस 7 में करना। तो ये सारी चीजें आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप कंसेप्चुअलाइज ना कर सको। यस, पॉल्यूशन से सवाल आता होगा, पर पॉल्यूशन से सवाल ऐसा आता है कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको कंसेप्चुअलाइज करना पड़ेगा। दिस इज नो मोर अ रट्टाफिकेशन। तो पैटर्न इंप्रूव हुआ है और पैटर्न में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कंसेप्ट्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते चीजों को तो मुश्किल पड़ेगी। और जो बच्चे स्पेशली उस लूप में फंस गए हैं, आप नोटिस करिएगा आप लोगों के लिए आपका एक बैरियर बन गया है। एक फिक्स्ड माइंडसेट के साथ अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। यू नीड टू ओपन अप, आपको और ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को, और ज्यादा कंसेप्चुअलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। देन आता है क्वेश्चंस आप लोगों के टोटली एप्लीकेशन बेस्ड हो गए हैं। अभी बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने अभी ये 2 एग्जाम्पल्स दिए वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप सभी लोगों से जो है वो प्लेजरिज्म क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, ये सब ठीक है, बट आप लोगों से ये पूछा जाता है एक सिचुएशन देके कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है तो बताइएगा कि इसके अंदर हम कौन सा टूल लगा सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को कोई लर्निंग करनी है और उस लर्निंग के अंदर मुझे ये फीचर्स चाहिए तो बताइए कौन सा LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैं लगाऊं। इस तरीके के सवाल आप लोगों के पूछे जाने लगे हैं। इसके अलावा आपके लिए सीक्वेंसिंग वाले सवाल आते हैं जो भी बहुत ज्यादा आप लोगों के एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। नहीं समझ में आता है, नहीं एप्लीकेशन बेस्ड दिमाग है, नहीं बनेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाने लगे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। पेपर 2 के अंदर मल्टीपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आने लग गए हैं, पैसेज वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो इट इज ओवरऑल एप्लीकेशन बेस्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक चॉइस एलिमिनेशन करना नहीं सीखोगे पेपर लेंदी लगेगा। देन मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए इंटीग्रेटेड टॉपिक्स आने लगे हैं। इंटीग्रेटेड टॉपिक से मेरा मतलब ये है, अब मैं हायर एजुकेशन को और ICT को सेपरेट नहीं रख सकती, आपसे इंटीग्रेट करके सवाल पूछा जाता है। मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और आप लोगों को ICT सेपरेट नहीं कर सकती, इंटीग्रेट करके सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे इंटीग्रेटेड सवाल, मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को मिक्स करके एक नया सवाल, इस तरीके के सवाल आप लोगों के एग्जाम में बनने लगे हैं। अब अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा चीज एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली इंप्लाई करता है और वो है आपका कंपैरिजन।
2018 से पहले अलग दुनिया थी, सीबीएसई की दुनिया थी, सीबीएसई पेपर लेता था। 2019 से 21 का एक जमाना था जब एनटीए नया नया आया था और एनटीए ने पेपर लेना स्टार्ट किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इजी था, बट यस, एनटीए ने जब पेपर लेना स्टार्ट किया था तो 2021 तक चीजें सॉल्वेबल थी। 2021 के बाद में चीजों को और ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि दिनों दिन इसका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के अंदर अराउंड 50% से ज्यादा का ग्रोथ देखा गया। 2024 के अंदर 11 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस फॉर्म को भरा और ये मैं मानती हूं कि दिसंबर वाले पेपर में इससे भी ज्यादा बच्चे हैं जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं। पेपर कितने बच्चों ने दिया ये भी अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 85% से ज्यादा अटेंडेंस इस एग्जाम के अंदर देखी गई थी, रिकॉर्ड, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन में टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ सीरियस एस्पिरेंट्स भी बहुत ज्यादा है। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक अदर एग्जामिनेशन जहां पर अगर 10 लाख बच्चा बैठता है तो 2 लाख से 1.5 लाख से मैक्सिमम 3 लाख से आपका कंपटीशन है। ये एकेडमिक एग्जामिनेशन है, 10 लाख बच्चा बैठ रहा है तो मोर देन 5 लाख बच्चा सीरियस ही बच्चा है, वो बच्चा है जो अच्छा सिलेक्शन लेके जा सकता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। हॉल दो नेगेटिव मार्किंग के ऊपर एनटीए बहुत टाइम से हमको डरा रहा है और कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट वो अगर लेके आ जाए दिसंबर में या उसके बाद तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट एनी विच वेज वो तो हम बाद में बात करेंगे। कंपटीशन का लेवल इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि पहले इस एग्जामिनेशन के अंदर वो बच्चे आते थे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल बनना चाहते हैं। अब यहां पर मैं बात करूं तो वहां पर ये बच्चे भी आएंगे जो पीएचडी एंट्रेंस लेना चाहते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ा तो नहीं पर एक ऐसा सेक्रेट ग्रुप है जो रिसर्च में जाना चाहता है, जो रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता है। अब वो सभी के सभी बच्चे जो है वो इस एग्जाम के बिना रिसर्च स्कॉलरशिप नहीं ले सकते या रिसर्च के अंदर नहीं जा सकते। सभी यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस पीईटी एग्जामिनेशन को कैंसिल करके नलिफाई करके वन नेशन वन एग्जाम वाली थ्योरम लगा दी गई है। सभी के सभी पीएचडी वाले बच्चे भी इस एग्जाम को देंगे जो पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो कंपटीशन यहां पर भी बढ़ जाता है। देन कम्स कि जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज याद रखिएगा, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज नो मोर लाइक एन एग्जामिनेशन जो आप लोग देते हो सिर्फ कि अगर आपको टीचिंग अरीना में जाना है। तो आज के टाइम पर अगर आप लोगों को ऐसा है कि आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जाना है या किसी और सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है या आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी है, तो भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक बेसलाइन एग्जाम हो गया है। एक ऐसा एग्जामिनेशन जिसको अगर क्वालिफाई कर लो, जेआरएफ कर लो, तो आप लोगों को महीने के 40,000 रुपए जो है वो ऐसा स्टाइपेंड मिलने लगते हैं और आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, अपनी डिग्री बढ़ा सकते हो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप रिसर्च वाली अरीना में भी जा सकते हो जहां पर सबसे ज्यादा आप लोगों की सिमुलेशन वाली जॉब है, सबसे ज्यादा ऐसी जॉब है जो आप लोगों के लिए ग्रोइंग फील्ड है। हर एक जॉब में स्टैग्नेशन आता है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें स्टैग्नेशन नहीं आता बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सो एवरी डे यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, एवरी डे यू आर डूइंग समथिंग न्यू। सो इट इज एन एग्जामिनेशन जो बहुत ज्यादा बच्चों को भी इन दिनों इंटरेक्ट कर रहा है। हमारे देश के अंदर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की 2022 रिपोर्ट देखोगे जो मैंने अभी रिसेंटली भी आपको बताई थी, लगभग 4,33,00,000 से ज्यादा बच्चा है जो हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है हर साल। तो आप मान के चलिएगा कि इस एग्जामिनेशन का डोमेन कितना बड़ा है। ये सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप लोग 10वीं बार तैयारी कर रहे हो, जब तक किसी एग्जाम का माहौल दिमाग में नहीं बनता ना, तब तक उस एग्जाम को लेके सिंसियरिटी नहीं आती और आपको वो जील नहीं आती कि यार ये कैसे करना है और क्या करना है। चलिए अब थोड़ा सा आसान बनाती हूँ इस जर्नी को और आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ अगर मुझे इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो। कैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक लाया, कैसे मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। सिंपल सी कहानी है, आपके पास में 3 ऐसे फीचर्स हैं नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और पीएचडी एंट्रेंस के लिए। इन तीनों के लिए आपको सेग्रीगेशन मिला हुआ है, आपको ये क्वालिफाई करने हैं। अब आपके टारगेट मार्क्स है, टारगेट मार्क्स कैसे निकालोगे आप सभी लोग, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, अपने पिछले 3 साल का पेपर उठाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर साइंस की, तो मैं कंप्यूटर साइंस का 2022 का, 2023 का और 2024 का पेपर उठाऊंगी और मैं उन 3 साल की जो भी मेरी कट ऑफ रही है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल जेआरएफ एस्पायर करती हूँ और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, है ना, तो मैंने जैसे मैं अब क्या करूंगी कि मैं जनरल कैटेगरी के अंदर पिछले 3 साल की जो भी कट ऑफ गई है उन सभी कट ऑफ का क्या ले लूंगी, एक एवरेज नंबर ले लूंगी, है ना। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना बताऊं तो हमारा एवरेज आ रहा है लगभग 190 से 200 के आसपास, इसी के आसपास आप लोगों का एवरेज रहता है, इससे कम ही रहता है एक्चुअली में, बट इतना एवरेज रहता है। यानी कुल मिला के मैंने ये समझ लिया कि मुझे कितना नंबर लेके आना है, मुझे जो है वो यहाँ पर 200 नंबर लेके आना है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ऐसे आप अपने अपने सब्जेक्ट का करिएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर 200 नंबर लेके आना है तो आप सब लोगों को थोड़ी सी गणित लगानी है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाओ। पेपर 1 और पेपर 2 है, इन दोनों के अंदर आपको ये समझना है कि मुझे पेपर 1 में कितना नंबर लाना है और पेपर 2 में कितना नंबर लाना है।
एक चीज यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिस्क्लेमर आप लोगों को लगा देती हूँ, बहुत ज्यादा भेड़चाल है अब इस एग्जाम में। एक समय जब मैंने 2019 में जब इस एग्जाम को क्वालिफाई किया दिसंबर में, और 2020 में जब मैंने इस एग्जाम के लिए पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैं मानती थी कि यहाँ पर हार्डली आपको 5 ऐसे लोग मिलते थे जो यूजीसी नेट के ऊपर बात करते थे और बहुत क्लासिफाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती थी। अब ये एग्जामिनेशन एक भेड़चाल हो गया है, हर दूसरा चैनल यूजीसी नेट में घुस गया है, क्योंकि सब इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जैसे भी देख रहे हैं, है ना। तो आपके पास में भेड़चाल बहुत है, सिर्फ बच्चे नहीं बढ़े हैं, पढ़ाने वाले भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ चैनल्स भी बढ़े हैं, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी बढ़े हैं। इनका बहुत फायदा होता है क्योंकि बच्चे को बहुत सारी चीजें जानने मिलती है, पर इनका बहुत बड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस भी क्रिएट करते हैं। तो आप सभी लोगों को ये चीज समझनी होगी कि अगर कोई एक बच्चा है जो कहता है कि मैं 80 नंबर लाऊंगा, मैं 90 नंबर लाऊंगा पेपर 1 में, तो जरूरी नहीं है कि आप उसको देखकर ये सोचे कि यार मुझे भी तो 90 नंबर लाने। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ और समझने की कोशिश करो कि आप अपने लिए अचीवेबल टारगेट्स बनाओ। मेरे को 200 नंबर लेके आने, 200 नंबर के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आप 80 और 120 से भी 200 बना सकते हो, तो आप 70 और 130 से भी बना सकते हो, आप 60 और 140 से भी बना सकते हो, तो आप 90 और 110 से भी 200 नंबर बना सकते हो। ये आपको जज करना है कि आप किस पेपर में ज्यादा अच्छे हो, क्या आपका फोर्टे है। अगर आप अगले 3 महीने की बात करो, क्योंकि दिसंबर एग्जामिनेशन में 3 ही महीने हैं, 3 महीने में जबरदस्ती अपने ऊपर प्रेशर डालना, जबरदस्ती फाइनल जो कंपटीशन है उसकी भेड़चाल है उसमें अपने आप को और ज्यादा प्रेशराइज करना, इन सबसे अच्छा है, इन डिस्ट्रैक्शन से अच्छा है अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। भले ये बच्चों, मैं जब जिनको समझाने की कोशिश करूं, भले एक बच्चे को ये चीज समझ में आए, पर मैं बहुत खुश हूं अगर वो ये चीज समझ पाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि दिस एग्जामिनेशन या कोई भी प्रिपरेशन एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होती है, एंड देयरफॉर मैंने अपने बायो में भी लिखा है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग दैट पर्सनैलिटी। सो समझने की कोशिश करो, आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल कर रहे हो, इस भेड़ चाल का, इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं, इस कंपटीशन को पार करना है, तो अपना यूनिक आइडेंटिटी बनाओ, और वो यूनिक आइडेंटिटी होगी आपकी खुद की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पेपर 1 में बहुत अच्छे हो, पेपर 1 की 10 यूनिट्स आपकी फोर्टे है, गो फॉर 80, गो फॉर 90 नंबर्स। बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मैं एवरेज हूं, तो ठीक है ना, 60 लाओ, 70 लाओ, 70 लेके आना इज नॉट डिफिकल्ट आज के समय पर, जितने आप लोगों के पास में कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप 70 नंबर लाते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर 2 में भाई मेरे को 200 में से 130 लाना है, और मेरे हिसाब से यहाँ 130 लाना कंपैरेटिवली इजी है यहाँ 70 या यहाँ 80 नंबर लेके आने से। ये मैं आपको जेन्युइन एक पर्सनल थॉट बता रही हूँ। क्या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। आप इमेजिन करिएगा, जैसे मैं हमेशा बोल रही हूँ कि यहाँ पर 120 और यहाँ पर अगर मैं 80 नंबर लेके आती हूँ तो मेरा 200 का टारगेट पार हो जाता है। अब इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 50, और यहाँ पर आप सभी लोगों को जो है वो 60 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 100 आपके खुद के सब्जेक्ट में। 100 में से 60 सवाल अपने सब्जेक्ट के सही करना विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, मुझे नहीं लगता कि ये डिफिकल्ट है। हाँ, जरूर आपको नई चीजें पढ़नी रहेगी, आपको न्यूमेरिकल्स करने रहेंगे, आपको एप्लीकेशन सीखनी होगी, कंसेप्ट पढ़ने होंगे, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि ये 40 क्वेश्चन सही करना मुश्किल है। कैसे, अब मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने पूरे के पूरे पेपर 1 को 3 यूनिट्स के अंदर क्लासिफाई किया है, और ये भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पिछले सालों में और इस साल में क्या डिफरेंस रहा है, आने वाले सालों में जो ट्रेंड रह सकता है मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं अगर आपको समझाऊं तो आप लोगों के लिए दिनों दिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये जो यूनिट्स थी ना, दिनों दिन इनका कम होते जा रहे हैं क्वेश्चंस। और अगर मैं बात करूं इन यूनिट्स की, जैसे कि रिसर्च, आईसीटी, हायर एजुकेशन, इनके क्वेश्चन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो आप लोगों का यूनिट हब बनाया है मैंने 2, आपको हब 2 दिख रहा होगा, जिसमें मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन लिखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, मैथमेटिकल रीजनिंग लिखा है और लॉजिकल रीजनिंग है। ये इन दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाता है। ये एक ऐसा यूनिट है जो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है, और ये जो है जिसका अच्छा हो गया, अगर आपने ये हब 2 पे कमांड कर ली तो मेरे हिसाब से बहुत आसानी से आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। आरसी और डीआई के आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि 10 क्वेश्चन फिक्स है। अगर ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो 20 नंबर तो आप लोगों के वैसे ही डन है। बाकी सभी यूनिट्स के अंदर हो सकता है 5 सवाल आए, हो सकता है 4 आए, किसी में 4 आए, किसी में 7 आए, ये भी हो सकता है, बट इनके 5-5 क्वेश्चन डन है, यानी 10 क्वेश्चन डन, 20 क्वेश्चन डन। आरसी और डीआई के बाद में अगर बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग जैसी यूनिट्स जो है, जो भी ऑब्वियसली प्रैक्टिकल यूनिट्स है, इन पर भी अगर आप कमांड करते हो, इन पे कमांड स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये हब इसलिए बोल रही हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस डिमांड करेगा। अब आप लोगों को स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, दैट्स इट।
अगर आप ये चीज कर लेते हो तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा परसेंटेज ड्रिवन आपका ये पार्ट रहता है। इसके अलावा क्योंकि दिनों दिन, अब क्योंकि इस एग्जाम से पीएचडी में आप जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, यानी हायर एजुकेशन का पार्ट बनोगे, और आप लोगों को सारी चीजें जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। रीडिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी और हायर एजुकेशन का पैटर्न, या मैं कहूं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर पिछले इस 2024 का जो ये रीनेट का पूरा एनालिसिस आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख लेना, मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है। जो भी मैं बोल रही हूँ वो फैक्ट्स के बिहाफ पे बोलूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगी, एकदम सच्ची कसम खाई है मैंने। तो आप एनालिसिस देखना और फिर आप देखना हायर एजुकेशन के क्वेश्चन ज्यादा हैं, आईसीटी के क्वेश्चन ज्यादा हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के टॉपिक्स अच्छे हैं। ज्यादा से मेरा मतलब ये नहीं है कि 10 क्वेश्चन आ गए, ज्यादा से मेरा मतलब ये है कि अगर 4 भी आए हैं, 5 भी आए हैं तो वो हैवी क्वेश्चंस आए हैं। अभी इस पर मैं बात करूंगी ओल्ड वर्सेस न्यू टॉपिक्स में, बट यस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी रहेगी कि वजन है, इन टॉपिक्स के अंदर वजन है। और मैं कहूं सिंपल भाषा में तो ये टॉपिक आपका फ्यूचर वाले टॉपिक है। जीवन भर अगर आप आ गए हो इस एरिना में तो 5 साल आपको रिसर्च पढ़नी है, 5 साल आपको आईसीटी पढ़नी है, और हायर एजुकेशन तो आपको जीवन भर पढ़नी है जब तक नौकरी करोगे। रिटायर नहीं हो जाते, और प्रोफेसर का रिटायरमेंट होता है 65 साल में, तो 65 साल तक तो आपको ये चीज पता होनी ही चाहिए। तो ये पार्ट आप लोगों का हो गया। एंड देन आता है आप लोगों का पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन वाला पार्ट, जिसमें मेरे हिसाब से 90% चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ याद करनी है ना, सिर्फ और सिर्फ याद करनी है। खैर एनीवेज ये यूनिट भी आप लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यू नेवर नो, एनटीए का कोई भरोसा नहीं होता है। बट यस ये मैं बोल सकती हूँ कि अगर ये 2 यूनिट भी आप लोग अच्छी कर लेते हो तो आपके ये 40 सवाल सही करना मुश्किल नहीं है ना। ये 40 सवाल की तिगड़म बिठाओ, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस यूनिट से कितने क्वेश्चन सही कर सकता हूं और कितने मैं सही कर रहा हूं। ये एनालाइज करने के लिए, जैसे मैंने बोला एसेस, अलाइन एंड अचीव, ये एनालाइज करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि आप ये चीज समझो कि अगर फॉर एग्जांपल रिसर्च का कोई एक क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक आता है, से टाइप्स ऑफ रिसर्च ही हो गया या सैम्पलिंग हो गया, आपको ये समझना पड़ेगा कि यार ये जो सैम्पलिंग वाली जो चीज है ना, ये सैम्पलिंग से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर मैंने सैम्पलिंग टॉपिक पढ़ा है तो मैं इसका क्वेश्चन सही करके ही आऊंगा या आऊंगी। मैं इसका क्वेश्चन अगर गलत कर रही हूं तो मेरे लिए ये टॉपिक अच्छा नहीं है, मेरे लिए टॉपिक सही नहीं है, या ये मेरे लिए गलती है, मैं अपनी सिलेक्शन को पीछे लेके आ रही हूँ। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये कि आप मॉक टेस्ट दो या प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ साथ करते रहो, प्रीवियस ईयर पेपर को दोबारा से देते रहो, सो दैट आपको ये समझ में आए कि जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उन टॉपिक्स को किस तरीके से आप लोग कवर कर रहे हो। कुछ पढ़ लिया है और उसका कोई क्वेश्चन आता है और वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी सही नहीं चल रही है। थोड़ा ब्रूटल है बट ये ऑनेस्ट आप लोगों को मैं एक रिव्यू दे सकती हूँ। जो भी मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैं एनालिसिस करके बताऊं तो ये आप लोगों का एक जमाना था जब डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस बनते थे, है ना। से फॉर एग्जांपल आप लोगों से सिंपली पूछ लिया जाता था कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेसर वाज यूज्ड इन द जनरेशन 1 ऑफ द कंप्यूटर्स। सिंपली आप वैक्यूम ट्यूब स्टिक करके आते थे और खत्म हो जाता था, है ना। मैंने एक नया लैपटॉप खरीदा है जो हल्का है वजन के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा पावर कम कंज्यूम करता है, तो बताइए मैंने ऐसा क्या उसके अंदर नया लगाया, तो आप बोल देते थे कि एसएसडी लगाया होगा, है ना। इस तरीके के डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस थोड़े थोड़े से सिचुएशन लगा लगा के असर्शन रीजन आते थे या फिर मैच द कॉलम आते थे। अब देखो मैंने सीक्वेंस वाइज ये चीज लिखी है, मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से कितने आते हैं, किस पैटर्न से कितने आते हैं ये बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा सीक्वेंसिंग वाले सवाल आने लगे, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का बता रही हूँ। आप लोगों को बहुत सारे स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपसे बताया जाता है कि इनका फ्लो बताइए, पहले कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। भले ये नंबर में कम आए हो बट ये हैवी क्वेश्चंस है, इनके लिए ज्यादा कंसेप्ट डिमांड करता है। देन आप लोगों के मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, एमएसओ। एक जमाना था जब नेट और कैट जैसे एग्जाम में, आई मीन गेट और कैट जैसे एग्जाम में ये बहुत आता था, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत आता था, बट अब नेट एग्जामिनेशन में एमएसओ का चलन है भाई। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं और आपको सिलेक्ट करके बताना होता है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। देन आते हैं आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है ना। मैच द कॉलम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हर चौथा क्वेश्चन मैच द कॉलम आप लोगों को पेपर में दिखेगा। सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट, कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उसके ऊपर आप लोगों का सवाल पूछा जाता है कि आप इसकी जगह होंगे तो क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल दूं कि आपने अपना कंप्यूटर ऑन किया और कंप्यूटर जब आप ऑन कर रहे हो तो ब्लैक स्क्रीन आ रही है, बार बार ब्लिंक कर रही है और आप खुद ऑथराइज्ड यूजर होते हुए भी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो बताइए कि आपके कंप्यूटर पे क्या हुआ है। तो आपको पता है एक मैलवेयर अटैक हुआ है, पर कौन सा मैलवेयर अटैक हुआ है। आप लोगों से अगर फिरौती मांगी जा रही है, रैंसम मांगी जा रही है, तो रैंसमवेयर है। अगर आप लोगों से कोई और डिमांड की जा रही है तो कोई और डिमांड है। इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो सिर्फ मैलवेयर पढ़ के जाना सफिशिएंट नहीं है, सबकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए किससे क्या क्या हो सकता है। देन आप लोगों के लिए आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल आते हैं,
है ना। लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉजिज्म नाम का तो पूरा पूरा टॉपिक ही है, और उसके अलावा भी और जगह भी लगाया जाता है ये। फिर आते हैं आपके असर्शन रीजन, इस बार 2024 में इतने नहीं आए, बट यस असर्शन रीजन भी एक टॉपिक है। एंड देन आता है आपका डायरेक्टली इंटरोगेटिव क्वेश्चन। इन सबके कॉम्बिनेशन सब आज के जमाने में बनने लग गए हैं। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं आप सभी लोगों के लिए, तो ओवरऑल पूरे पैटर्न के अंदर चेंजेस हुए हैं, इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। एंड इन इंप्रूवमेंट्स के साथ में आपको ये समझना पड़ेगा कि 4 सिंपल चीजें हैं जो मैं आपकी जगह हूं तो करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सभी लोगों के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर वन के ओल्ड टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने क्लास की शुरुआत के अंदर आप लोगों को बोला, जैसे नंबर सिस्टम है ना। अब जो ये नंबर सिस्टम टॉपिक है, ये आईसीटी का एक टॉपिक था, और ये जो था ये पहले आता था कि आप लोगों को बाइनरी बेस दे दिया, आपको डेसिमल बेस में बदलना है। आपको एक नेगेटिव नंबर दे दिया, डेसिमल बेस का बाइनरी में बदलना है। आपको एक पॉइंट्स वाला क्वेश्चन दे दिया, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि 67.125 बताइए कि इस बाइनरी क्या होगा। यहां तक गया था 2019, 20, 21 तक। बट अब क्या हो गया है, जैसा मैंने कहा ना, 2 हेक्साडेसिमल नंबर दिए, बोला इनको ऐड करो। आपको ये बोला गया कि आपके पास में एक नंबर है जो डेसिमल में लिखा हुआ है, बताइए कि ये बेस 5 में है, ये बेस 7 में है, ये बेस 6 में है, ये बेस 3 में है। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखिए। इस तरीके के आप लोगों के सवाल आने लगे हैं। कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रही हूं, अगर आप सभी लोगों के पास में कोई भी एक ऐसा चीज है जो ओल्ड है, जो पुराना कॉन्सेप्ट है, सालों से एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ये चीज जाननी होगी कि ये टॉपिक और ज्यादा आप लोगों से डीप पूछा जाएगा, और ज्यादा डीप इस टॉपिक पर पूछा जाएगा। जितना ज्यादा पुराना टॉपिक होगा उतना ज्यादा डीप बनने के चांसेस है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी पूछ लिए ना। लॉजिक सिंपल है। अगर मैं कहती हूँ 2018 के अंदर एक टॉपिक आना शुरू हुआ था, 2024 के आते आते वो ओल्ड टॉपिक हो चुका है। अब एनटी उस पर ऊपर ऊपर के सब सवाल ऑलरेडी पूछ चुका होगा। और आपको पता है नेट के अंदर प्रीवियस ईयर एज इट इज नहीं आते, प्रीवियस ईयर के बेसिस पर जो टॉपिक है वो आपके रिपीट होते हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज कभी रिपीट नहीं होते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है। 2023 फरवरी में ऐसा हुआ था, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2023 वाज अ फ्लूक, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए जितना ज्यादा ओल्ड टॉपिक होगा उतना ज्यादा आप लोगों से डेप्थ के अंदर वो टॉपिक पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके देखो बहुत अच्छी चीज ये है, सबसे बड़ा प्रो क्या है इसका, कि मैम प्रो ये है कि ओल्ड टॉपिक है तो हमको बहुत कंटेंट मिल जाएगा, हम बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं, हमको बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे इस टॉपिक से प्रैक्टिस करने के लिए। ये इसका प्रो है। पर इसका एक बहुत बड़ा कॉन भी है। इसका कॉन ये है कि सब कुछ तो पूछ ही लिया, अब क्या नया पूछेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को भी अपनी डेप्थ को जज करना पड़ेगा कि आप कितना डेप्थ में पढ़े। क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक्स है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस मैं इसलिए बोलती हूँ। 70 से ज्यादा सब्जेक्ट से दोनों पेपर्स को मिला लूं तो इतना ज्यादा है, तो किस में कितना डीप पढ़ना है इसका जजमेंट करना और इसको फिर पढ़ना एक टास्क होता है, और इसीलिए बच्चों को ज्यादातर मुश्किल आती है नेट की तैयारी करने में। खैर एनीवेज, कौन ये है ना। और यही चीज मैं कोशिश करती हूँ कि इस कौन को कैसे कम किया जा सके। और इसीलिए जब भी मैं कोई कोर्स लाती हूँ या कोई कोर्स बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर क्लास में आप सभी लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने कभी मेरे साथ में तैयारी की है, प्रीमियम कोर्स या पेड कोर्स के अंदर वो एनरोल रहा है, तो उसको अच्छे से याद होगा। इवन यूट्यूब क्लास भी आपने देखी है तो आपको अच्छे से याद होगा। मैं कोई भी एक टॉपिक लिखती हूँ और उसका टाइप 1 क्वेश्चन, टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 4 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप भी वैसे पढ़ रहे हो तो मुझे लगता है कि सही है, और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ट्राई करके देखो, इट्स अच्छा सोल्यूशन है। देन आता है आप सभी लोगों के लिए कि अब आ गए आप लोगों के कुछ न्यू टॉपिक्स भी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ नए टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं। हर बार 90% चीजें सिमिलर होती है, 10% कुछ ना कुछ नया ऐड करता है एनटीए। अब ये जो नए टॉपिक्स हैं ये अच्छे हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे। हाँ, बस इसके अंदर लीप ऑफ फेथ ये लेना पड़ेगा कि इनमें से अगर 10 सवाल आ रहे हैं तो 10 में से 5 ऐसे हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल आइडिया ना लगे। पर जैसा मैंने कहा, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, टारगेट नंबर डिसाइड करने हैं, 300 में से 300 नहीं लाने हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि मैं फुल में से फुल नंबर लाऊंगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, नेशनल लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो फुल में से फुल नंबर नहीं लाने हैं। समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। से फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में मैं एलपीपी नहीं पढ़ाती। कभी कभी एलपीपी से 5 सवाल आ जाते हैं, 5 सवाल 10 नंबर, पर मैं नहीं पढ़ाती क्योंकि मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा पेपर 190 से ले लो, 200 में से मत लो। पेपर 2 की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो। तो ये मुझे पता है और मैं सालों से ऐसे ही पढ़ी हूँ, पढ़ाई हूँ, और मैंने आज तक जितने एग्जाम क्वालिफाई किए वो ऐसे ही किए हैं। अभी जिस करंटली गवर्नमेंट जॉब में मैं हूँ, उस जॉब के लिए
मैंने जीके और जीएस वाले पार्ट में से सिर्फ जीएस अटेम्प्ट की थी, जीके अटेम्प्ट ही नहीं करी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी इस एग्जाम के अंदर। मैंने जीके अटेम्प्ट ही नहीं की, मुझे पता है कि जबरदस्ती लप्पे लगाऊंगी गलत होगा, कोई सेंस नहीं है। अपना सब्जेक्ट करके आई, जीएस करके आई, मैथ्स करके आई, रीजनिंग करके आई और आई गॉट अ सिलेक्शन और मैंने अपनी पसंद की जॉब ली, अपनी पसंद की लोकेशन, मेरे घर से 5 मिनट दूर। सो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करो, समझो इस चीज को, तो जो मेरा वेरीड एक्सपीरियंस रहा है, चाहे मैंने जो 3 से 4 गवर्नमेंट जॉब्स निकाली या जो मैंने प्राइवेट में काम किया, जो मैं पिछले 4 सालों से आप लोगों के सामने पढ़ा रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ और सारे बच्चों से बात करके बता रही हूँ कि आप सभी लोगों को अगर फिक्स है ना कि आपको इतने नंबर लाने हैं तो आप उसके लिए काम करो। ये मत सोचो कि मेरे को सब कुछ पढ़ के जाना है या मुझे सब कुछ करके जाना है, क्योंकि सब कुछ करने वाले का कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा होता है कि वो उस प्रेशर में ही रह जाता है और वो कर नहीं पाता है कवर। तो यू कांट स्टडी ऑल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसको ये समझ आ गया कि ये नहीं पढ़ना है, मेरे हिसाब से उसके ब्राइटर चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, है ना। ये मेरा परसेप्शन है, बाकी आप जरूर अपने हिसाब से एनालाइज कर लोगे, अडल्ट बच्चे हो तो। ओल्ड टॉपिक्स को एसेस करना, ओल्ड टॉपिक्स के डेप्थ को एनालाइज करना, समझना किस किस लेवल पे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर डेप्थ एनालिसिस करने के बाद में एक आइडिया लगा लेना। एक पेपर लो और ये टॉपिक आए रखे हैं और ये टॉपिक आए हैं, पिछले 5 साल का एनालिसिस निकाल के अपने हिसाब से लिख लो कि इसमें से इतना है, इसमें से इतना है, इसमें से इतना है। अगर आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी है तो ये सारी मेहनत मैं आपके लिए करूंगी और वही करके आपको प्रीमियम में लेके आई हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक से इतना, इस टॉपिक से इतना, इस टॉपिक से इतना आया है। आपका काम सिर्फ पढ़ाई करने का है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप खुद से ये करना चाहते हो, आप कोर्स में नहीं आना चाहते हो, आप फ्री में हम तो खुद से पढ़ेंगे, तो आप ये चीज करो, आपकी हेल्प होगी। ये कोई पेड या वर्सेस फ्री का कोई वीडियो नहीं है, बट हाँ अगर आप ये कर रहे हो तो ये करके देखो। एक पेपर पेन उठाओ और लिखो कि ये सारे टॉपिक पिछले 5 साल में इतने इतने डेप्थ में आए हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। देन आते हैं कि न्यू टॉपिक्स देखो कि इस साल क्या क्या नया पूछा गया, पिछले साल क्या क्या नया पूछा गया था। एंड देन इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट करने का सिंपल सा प्रोसेस है, सबसे पहले कंटेंट पढ़ो, फिर उसके प्रीवियस ईयर निकालो और फिर उसका मॉक टेस्ट निकालो। सिंपल एज दैट। जितनी छोटी जितनी सिंपल चीजें रखोगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए जरूरी होती है और इसी बिहाफ पर जो ये सिलेक्शंस है वो सिलेक्शंस भी कोशिश की है कि जेआरएफ अड्डा हमेशा से बढ़ाता रहे और इस बार टारगेट यही है कि इस बार जेन्युइन जो सिलेक्शंस होते हैं, वैसे तो बताने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, बट जेन्युइन मेरा टारगेट है कि इस बार अपन 1000 सिलेक्शंस जो है वो जेआरएफ के दे। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, बच्चे कैसा माहौल देते हैं। हाँ बट ये जरूर बोलूंगी इन टोटैलिटी, अगर आप सब लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आए हो, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो, चाहे एज अ बिगिनर चाहे एज अ रिपीटर आप इस पेपर को दे रहे हो, आज तक आपने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगाई होगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सुनी होगी। ये एक मेरा व्यू पॉइंट है, एक मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आज तक ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या वाकई में ये स्ट्रैटेजी से आपकी लाइफ में चेंज आया, कि आपकी प्रिपरेशन प्रीमियम हुई, कि आपको मजा आया। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फील योर प्रिपरेशन, एंजॉय योर प्रिपरेशन, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बस आपको समझने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट रह गया हो वीडियो के अंदर तो जरूर कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। कैसा लगा ये वीडियो, ये रिसर्च कैसी लगी, ये मेहनत कैसी लगी, बताइएगा जरूर, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे या पूरी टीम को खड़ा कर देता है, बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कुछ मीनिंगफुल इस चैनल पे आपको मिलता है तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। बाकी आप सभी लोगों के लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।